हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट लीगल कॉर्नर। तो ये लॉ ऑफ टोर्ट्स का सेकंड लेक्चर है। इसके अंदर आज क्या क्या टॉपिक्स कर रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे आज लॉ ऑफ टोर्ट्स। तो आज के टॉपिक क्या क्या है। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ टोर्ट। सेकंड करेंगे हम डेफिनेशन ऑफ टोर्ट। थर्ड, whether it is law of tort or torts। फोर्थ टॉपिक करेंगे इज द लॉ ऑफ टोर्ट परफेक्ट राइट और इम्परफेक्ट राइट। और लास्ट टॉपिक करेंगे आज डिफरेंस बिटवीन टोर्ट, क्राइम एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ टोर्ट्स। तो मीनिंग ऑफ टोर्ट्स जो फर्स्ट मीनिंग ऑफ टोर्ट्स। Tort derived from Latin word which means tortum or tortus, means to twist. In English we can say wrong, means any conduct which is not lawful. Other hand, we can say twisted, robbed or unlawful। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ टोर्ट। तो सबसे पहले विनफील्ड। अकॉर्डिंग टू विनफील्ड, tortious liability arise from the breach of the duty primarily fixed by law. This duty is towards person generally, and its breach is redressable by an action for the unliquidated damages। तो सबसे पहले tortious liability कब अराइज होगी? कोई पर्सन एक्ट करता है, नेग्लिजेंटली एक्ट करता है, नेग्लिजेंटली या फिर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, रॉन्गफुल एक्ट। उस रॉन्गफुल एक्ट से किसी पर्सन को इंजरी हो जाती है, ठीक है। तो उस केस में जिस पर्सन ने रॉन्गफुल एक्ट किया है उसकी क्या होगी? टोर्टिस लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो सिंपली क्या है इसके अंदर? टोर्टिस लाइबिलिटी अराइज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ द ड्यूटी। जो रॉन्गफुल एक्ट किया है यहाँ पे इस पर्सन ने क्या कर दिया? ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगी इसकी, प्राइमरीली फिक्स्ड बाय द लॉ। जो टोर्टिस लाइबिलिटी के अंदर ड्यूटी है वो किसके थ्रू प्राइमरीली फिक्स्ड होती है? लॉ के थ्रू होती है। मीन्स जो पार्टी है वो खुद से ड्यूटी क्रिएट नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल जैसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टी एग्रीमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट करके पार्टी क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो लेकिन टोर्टिस लाइबिलिटी के अंदर जो ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ होगी। दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन जनरली। तो जो
पर्सन इन जनरली कौन होगा इसके अंदर, जैसे रॉन्गफुल एक्ट किसी ए पर्सन ने किया, इंजर्ड कोई बी हो गया, तो इस केस में टुवार्ड्स पर्सन बी और ए, ठीक है। इट्स ब्रीच इज रेड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो पहले से डिसाइड नहीं होते, जो कोर्ट के ऊपर होते हैं, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, कोर्ट ही उस डैमेजेस को डिसाइड करती है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है विनफील्ड की डेफिनेशन के अंदर, सबसे पहले ड्यूटी है जो किसके द्वारा फिक्स की जाएगी, लॉ के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूटी टुवार्ड्स किसकी होगी, जनरली होगी, और नेक्स्ट है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है साल्मन। तो अकॉर्डिंग टू साल्मन, tort is a civil wrong which is the remedy is common law action for unliquidated damages, which is not exclusively the breach of contract or breach of trust or other merely equitable obligation। तो इस केस में क्या है, सालमन ने क्या बोला है, टोर्ट इज सिविल रॉन्ग, ठीक है। तो सबसे पहले सिविल रॉन्ग का पता कैसे करें, जैसे कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हो गया, रॉन्गफुल एक्ट, तो सब देखेंगे कि ये सिविल इन नेचर है या फिर क्रिमिनल। सपोज वो सिविल नेचर का हो गया, तो उसके बाद हम कैटेगरी जस्टिफाइड करेंगे कि किस कैटेगरी में फॉल करता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक कैटेगरी होगी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेकंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर सपोज करो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ये केस है, तो उस केस में क्या होगा, ये फिर कहाँ मेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। तो उसी तरह जो सालमन की डेफिनेशन उन्होंने क्या बोला है, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ना ही तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, या फिर ना ही क्या हो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मीन्स इन दोनों कैटेगरी को छोड़ के ऐसा सिविल रॉन्ग है, ठीक है, तो वो किसके अंदर फॉल करेगा, टोर्ट के अंदर। तो ये देखो, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 2 क्लोज एम ऑफ लिमिटेशन एक्ट। इसमें भी सिंपल है, टोर्ट इज ए सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिव ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब नेक्स्ट है पोलर, एन एक्ट और ओमिशन रिजल्टिंग in breach of the duty to an individual for which he is entitled to get reparation from wrongdoer and such reparation unliquidated, ठीक है। तो इसमें क्या बोला पोलर ने, एक ऐसा एक्ट और ओमिशन, ठीक है, इस एक्ट और ओमिशन की वजह से क्या हुआ, फिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगी, ठीक है। किसकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगी, किसी इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, फॉर विच ही इज एंटाइटल टू गेट रेपरेशन, ठीक है। तो जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी इंडिविजुअल पर्सन की, उस ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से वो क्या हो जाएगा, एंटाइटल हो जाएगा, क्या, रेपरेशन मीन्स डैमेजेस फ्रॉम द रॉन्ग डूअर, किससे, रॉन्ग डूअर से, एंड सच रेपरेशन अनलिक्विडेटेड। तो इसमें क्या है, क्या, कोई एक एक्ट है या फिर ओमिशन, ठीक है, इस एक्ट और ओमिशन की वजह से क्या हुआ है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगी, ठीक है।
किसकी, किसी इंडिविजुअल पर्सन की। ठीक है, इस ब्रीच ऑफ ड्यूटी से फिर वो क्या होगा, एंटाइटल्ड हो गया। किस चीज के लिए, डैमेजेस के लिए। कैसा डैमेजेस होगा वो, अनलिक्विड। और किससे क्लेम करेगा फिर वो, रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर कौन है, जिसने ये एक्ट और ओमिशन किया। तो सिंपल सी डेफिनेशन दी है। अब नेक्स्ट है फ्रेजर। इन्होंने क्या बोला, टोर्ट इज ए वायलेशन ऑफ लीगल राइट विच जस्टिफाइड द एग्री पार्टी टू ब्रिंग एन एक्शन फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। सिंपल सा है इसके अंदर, जैसे ए अगर कोई लीगल, ए का कोई लीगल राइट है और बी उस लीगल राइट को वायलेट कर देता है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, एग्री पार्टी कौन हुआ इसके अंदर, ए क्या कर सकता है, एक सूट ब्रिंग एन एक्शन फॉर डैमेजेस। तो उस ए एक सिविल सूट लेके जा सकता है किसके अगेंस्ट, रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर कौन होगा इसके अंदर, बी, किस क्या क्लेम करने के लिए, डैमेजेस क्लेम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि टोर्ट इज ए लॉ बॉडी of law concerned with the granting or denying claim of individuals or impersonal legal entities against each other for the award for damages or legal relief। इसमें भी ये भी इजी है। ठीक है, अब जो डेफिनेशन की, इन डेफिनेशन से हम मतलब ये इंडिकेट कर सकते हैं, मतलब जैसे कि क्या है, टोर्ट है जो एक सिविल रॉन्ग है विच रेड्रेसल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस विच इज अदर देन मेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया, जो टोर्ट है वो एक सिविल रॉन्ग है और दिस सिविल रॉन्ग इज अदर देन मेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और दी जो भी रॉन्गफुल रेड्रेसेबल डैमेजेस होगा वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होगा। नेक्स्ट है इज द लॉ ऑफ टोर्ट परफेक्ट राइट और इम्परफेक्ट राइट। फर्स्ट, परफेक्ट राइट। Perfect right correspond with the perfect duty, and perfect right are recognized and enforced by law, and an action can be taken against the wrongdoer by filing a suit in court of law for the breach of it। Next है imperfect right। Imperfect right are those right which are recognized by law but could not be enforced by law due to its form or defect। तो इसमें क्या है, सबसे पहले परफेक्ट राइट। सबसे पहले क्या, रिकॉग्नाइज बाय लॉ, रिकॉग्नाइज्ड और enforced by law। सेकंड है correspond ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, ए बी को लोन देता है 5 लाख। तो इस केस में क्या है, ए
ए बी को लोन देता है 5 लाख, तो इस केस में बी की कोर्सपोंडिंग ड्यूटी क्या है कि वो उसको वो जो लोन 5 लाख का ए ने दिया था उसको क्या करे, री, ठीक है। अगर इफ बी इस लोन को पे नहीं करता तो ए क्या कर सकता है, बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। किसके लिए, जो लोन बी ने रीपे नहीं किया उसके लिए, ठीक है। अदर साइड इम्परफेक्ट राइट, imperfect right are recognized by law but not enforced. अब इसी एग्जांपल में सपोज जो सूट फाइल करने का टाइम पीरियड होता है इसके अंदर वो ए के पास 3 ईयर का होता है, जो लिमिटेशन होता है, ठीक है। सपोज ये जो 3 ईयर्स थे ये क्या हो गए, एक्सपायर हो गए, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ए क्या सूट फाइल नहीं कर सका क्योंकि वो क्या होगा, टाइम बार डेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो क्या है, जो ए का राइट था रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, लेकिन वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो इस चीज को एनफोर्स नहीं करवा सकता। क्यों, क्योंकि जो भी टाइम पीरियड था वो लिमिटेशन था वो एक्सपायर हो गया, तो इस केस में वो अब इसको एनफोर्स नहीं करा सकता। तो अब जो परफेक्ट राइट है और इम्परफेक्ट राइट, तो जो लॉ ऑफ टॉर्ट वो एक परफेक्ट राइट है, ठीक है। द लॉ ऑफ टॉर्ट इज ए परफेक्ट राइट दैट इज टू एवरी राइट देयर इज कोरस्पॉन्डिंग ड्यूटी विच इज एनफोर्स बाय लॉ। मीन्स जो लॉ ऑफ टॉर्ट एक परफेक्ट राइट है और उसमें हर पर्सन के कोरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट है वेदर इट इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स और लॉ ऑफ टॉर्ट, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स की थ्योरी जो है वो दी है सर जॉन विलियम सेलमन, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द wrongful act must occur from the specific tort that is already established under the tort of law। इस थ्योरी में क्या बोला, जो wrongful act है ना वो किससे अकर होगा, स्पेसिफिक टोर्ट से ही। और स्पेसिफिक टोर्ट कौन सा, जो ऑलरेडी लॉ ऑफ टोर्ट्स के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो इस थ्योरी में इन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू सरमन क्या है, जो रॉन्गफुल एक्ट है वो अक्कर होगा, अक्कर फ्रॉम स्पेसिफिक टोर्ट, और स्पेसिफिक टोर्ट ऑलरेडी मेंशन है कहाँ पे, लॉ ऑफ टोर्ट्स में। तो जो सरमन ने डेफिनेशन दी है वो एक नैरो डेफिनेशन है। नैरो कैसे है, फॉर एग्जांपल जैसे ये लॉ ऑफ टोर्ट्स है, ठीक है। लॉ ऑफ टोर्ट्स के अंदर ये कुछ स्पेसिफिक टोर्ट्स है, जैसे न्यूसेंस हो गया, ये हो गया नेग्लिजेंस, ये हो गया डेफमेशन, ठीक है, फॉल्स इम्प्रिजमेंट, असोल्ट, बैटरी, ठीक है। तो सेलमन ने अपनी डेफिनेशन में स्पेसिफिक टर्म मेंशन कर दी और उन्होंने बोला कि अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट है, अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट है और वो इन कैटेगरी फिट आता है तो ही वो क्या होगा, लॉ ऑफ टोर्ट्स होगा, ठीक। अगर वो रॉन्गफुल एक्ट इन कैटेगरी में फिट नहीं होता तो उस केस में वो लॉ ऑफ टोर्ट्स नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने ये एक नैरो डेफिनेशन थी, ठीक। और जो ऑनर्स ऑफ प्रूफ था वो भी किसके ऊपर होगा, उसमें उस केस में प्लेंटिफ के ऊपर, ठीक।
कि वही प्रूव करेगा कि जो भी उसके साथ रॉन्गफुल एक्ट हुआ वो इस जो स्पेसिफिक टोर्ट की कैटेगरी उस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। ठीक है, तो ये थी सेल्फ। देखो, दिस नैरो कवरेज and it codified in nature the theory of law of torts widely known as pigeonhole theory। तो जो सैलमन ने जो ये थ्योरी दी थी, इस थ्योरी को क्या बोलेंगे? पिजन होल थ्योरी। अनलाइक द वाइड स्कोप थ्योरी देर इज नो जनरल प्रिंसिपल लाइबिलिटी, मतलब कोई जनरल प्रिंसिपल नहीं था लाइबिलिटी का। एंड द ओनर्स ऑफ प्रूव द रॉन्ग ऑलवेज अपॉन द प्लेंटिफ, कि प्लेंटिफ ही ये प्रूव करेगा कि उसके साथ जो रॉन्गफुल एक्ट हुआ वो पिजन होल थ्योरी के अंदर फिट है। ठीक है, some or other specific tort, he noted that the remedy would available only torts that fall well under the category of certain specific tort। तो इन्होंने क्या बोला, जो भी रेमेडी, अगर रेमेडी उसी पर्सन को मिलेगी अगर वो ये प्रूव कर देता है कि जो भी स्पेसिफिक टोर्ट, जो भी रॉन्गफुल एक्ट उसके साथ हुआ वो इस स्पेसिफिक टोर्ट की कैटेगरी उस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, तो उस केस में ही वो रेमेडी क्लेम कर सकता है, अदरवाइज उसको रेमेडी नहीं प्रोवाइड होगी। एंड नॉट फॉर द सम अदर टोर्ट्स दैट मे कॉज ए लीगल इंजरी but does not fit in the pigeonhole theory। Thus the Salmon was one of the scholars who against the concept of generalization of torts। तो ये थी लॉ ऑफ टोर्ट्स। तो और अब करते हैं लॉ ऑफ टोर्ट। नेक्स्ट है लॉ ऑफ टोर्ट। लॉ ऑफ टोर्ट थ्योरी है जो किसने दी है? प्रोफेसर विनफील्ड ने दी है। According to him, it is the law of tort, not law of torts। According to him, law of torts is a general liability which originates from the violation of duty determined by law। This gives a wider approach to the theory of the tort। According to him, all wrongful acts that cause some kind of legal injury come under the law of tort। There must not be a pre-existing specified tort for a wrong come under it। Means जो सैलमन बोला था कि जो लॉ ऑफ टोर्ट के अंदर एक स्पेसिफाइड टोर्ट कैटेगरी मेंशन की थी, तो इन्होंने बोला कि इस तरह की कोई भी कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती। एंड ऑल रॉन्गफुल एक्शन बैक्ड बाय द लीगल जस्टिफिकेशन फॉल अंडर द स्कोप ऑफ दिस थ्योरी एंड have room to seek remedy। A limited number of torts would not help in the society that is evolve every day। Means अगर इस स्पेसिफिक टोर्ट की कैटेगरी को आप लिमिटेड रखोगे तो अकॉर्डिंग फिर सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो सकती। प्रोफेसर विनफील्ड was of the view that the law of tort an evolving concept and a new tort may be identified and add to the theory। ठीक, तो जो सैलमन बोल रहे थे कि जो स्पेसिफिक टोर्ट की कैटेगरी को उन्होंने क्लोज कर रखा था, एक लिमिटेड रखा था, इन्होंने प्रोफेसर विनफील्ड कह रहे कि उसको क्लोज नहीं कर सकते हम, क्योंकि क्या बोल रहे थे, दिल टोर्ट इज इवॉल्व जो टोर्ट है वो एक इवॉल्विंग कंसेप्ट है। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती रहेगी उसके अकॉर्डिंग टोर्ट्स भी क्या होगा, इवॉल्व होता रहेगा। ठीक, न्यू टोर्ट्स में भी आइडेंटिफाइड टू दी थ्योरी। दिस थ्योरी हैज स्पेस फॉर न्यूअर टोर्ट्स एमर्ज। मीन्स कि जो न्यू टोर्ट्स एडेड होंगे उसके लिए इस थ्योरी के अंदर स्पेस है, मतलब लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है। There is no limit and the new tort can be incorporated into the theory and extent of injury is wide। जैसे जैसे इंजरी वाइड होगी तो उसके अंदर रेमेडी भी क्या हो जाएगी, वाइडर हो जाएगी। This theory is also known wider based theory and growing theory। The reason for the same is that it has been wider scope in creation of new torts। The Indian judiciary support, जो इंडियन जुडिशरी भी जो प्रोफेसर विनफील्ड की थ्योरी उसी को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ टोर्ट। नेक्स्ट है
डिफरेंस बिटवीन टोर्ट, क्राइम एंड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले नेचर ऑफ लॉ। जो नेचर ऑफ लॉ होता है टोर्ट के अंदर वो प्राइवेट होता है, ठीक है। वही क्राइम के अंदर ये क्या होगा, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ राइट इन्वॉल्व, राइट इन रैम, लास्ट क्लासेज में किया था, राइट इन रैम, राइट इन पर्सोनम, उस, ठीक है। तो क्राइम भी क्या होगा, राइट इन रैम होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा, राइट इन पर्सोनम, ठीक है। नेचर ऑफ रेमेडी, टोर्ट के अंदर हमेशा क्या होती है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, ठीक है। और क्राइम के अंदर क्या होती है, इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होते हैं, लिक्विडेटेड, जो प्री डिटर्मिनेटेड होते हैं, ठीक है। हु प्रोसेस रेमेडी, इंडिविजुअल करेगा, ठीक है। अगर इन केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट तो उस केस में क्या करेंगे, स्टेट करेगी, ठीक है। ये इस केस में स्टेट और कॉन्ट्रैक्ट में इंडिविजुअल, ठीक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और ये पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।